पार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में और उसके पक्ष में जो वैगनर महोदय ने प्रमाण दिए हैं उनके बारे में हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे एल्फ्रेड वैगनर महोदय जो हुए हैं, उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रक्रिया के में क्या किन किन चीजों के बारे में बताया है। सबसे पहले प्रवाह संबंधी बल। वैगनर महोदय ने कहा कि महाद्वीपों का प्रवाह जो है वो दो दिशाओं में हुआ है। एक तो उत्तर की ओर हुआ है या दक्षिण की ओर, या तो भूमध्य रेखा की ओर या ध्रुवों की ओर हुआ है। भूमध्य रेखा या ध्रुवों की ओर महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर महोदय ने दो प्रकार के बलों की बात करी। इसमें इन्होंने एक तो बताया गुरुत्वाकर्षण का बल, जो कि महाद्वीपों के उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर प्रवाह होने के लिए उत्तरदायी है, गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा इन्होंने बात करी प्लवनशीलता का बल। प्लवनशीलता का बल, गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या होती है कि चीजों को बाहर से अपनी ओर खींचती है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और प्लवनशीलता का बल होता है जो अंदर से या अपने पास से बाहर की ओर चीजों फेंकती है। तो इन दोनों बलों को वैगनर महोदय ने महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की ओर या ध्रुवों की ओर प्रवाह के लिए उत्तरदायी बताया। दूसरा, वैगनर महोदय ने कहा महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर हुआ है। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के लिए वैगनर महोदय ने जो बल उत्तरदायी बताया वो है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। इसे वैगनर महोदय ने महाद्वीपों के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के लिए उत्तरदायी बताया। इसके बाद बात होती है कि महाद्वीपों के वास्तविक प्रवाह के बारे में वैगनर ने बताया है। एल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि महाद्वीप जो है इनका प्रवाह ये ध्रुवों से दूर हटे हैं, ध्रुवों से दूर हटने के रूप में महाद्वीपों का प्रभाव हुआ है। इसको इन्होंने कहा फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स, फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स, जिसे ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना, ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना। इन्होंने कहा कि महाद्वीप जो है वो जुड़े हुए थे और ध्रुव उनके केंद्र में थे और वहां से वो धीरे धीरे टूटे और दूर विस्थापित हुए और वर्तमान स्थिति में पहुंचे। इसको हम इस मैप के द्वारा मैं समझाना चाहूंगी। प्रवाह संबंधी बल की हमने बात करी। दूसरा है महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। अगर हम
इधर देखें, विश्व का मानचित्र जो वर्तमान में ऐसा दिखाई देता है। ये उत्तरी अमेरिका, वैगनर महोदय ने 3 कालों का इन्होंने आंकड़े लिए। सबसे पहले इन्होंने लिया सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन युग में अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि उत्तरी ध्रुव जो था वो इस जगह पे था, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 124 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव था और दक्षिणी ध्रुव जो है वो यहाँ पर मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में, ये दक्षिणी ध्रुव था, ये उत्तरी ध्रुव। और जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वो यहाँ पर नॉर्वे के पास से इस तरह से जाती थी, ये भूमध्य रेखा जो कि सिल्यूरियन काल में इस तरह से जाती थी। उसके बाद वैगनर महोदय ने दूसरा लिया कार्बोनिफरस युग। कार्बोनिफरस युग में जो उत्तरी ध्रुव था वो थोड़ा उत्तर की ओर सरका और इसकी स्थिति हो गई 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और दक्षिणी ध्रुव जो था वो डरबन में नेटाल के पास, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। और जो भूमध्य रेखा है उसकी स्थिति यहाँ पे नॉर्वे के दक्षिण से ये इस जगह से गुजरने लगी। तीसरा उन्होंने लिया ट्रायसिक युग। ट्रायसिक युग में जो उत्तरी ध्रुव था ये 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर से होकर के गुजरता था। और दक्षिणी ध्रुव जो है वो यहाँ अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास है। और भूमध्य रेखा जो है इसकी स्थिति ये भूमध्य सागर के यहाँ से गुजरती थी। इस प्रकार अगर इस मैप को आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो उत्तरी ध्रुव है वो भूमध्य रेखा के पास से धीरे धीरे उत्तर की ओर सरक रहा है और दक्षिणी ध्रुव जो है वो यहाँ अफ्रीका में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व से धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहा है। और भूमध्य रेखा जो है जो यहाँ से गुजरती थी नॉर्वे से, वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। इस प्रकार विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों से होते हुए जो महाद्वीप हैं वो अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। वैगनर महोदय ने कहा कि जो महाद्वीपों का विखंडन है और विस्थापन वो शुरू हुआ एक तरह से कार्बोनिफरस युग से। कार्बोनिफरस युग में जो पेंजिया था वो 2 टुकड़ों में विभक्त हुआ। उत्तरी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड जो कि अंगारा लैंड भी अंगारा लैंड कहलाया और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड जो है उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भाग शामिल थे और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, भारत, ये वाले भाग शामिल थे। फिर उन्होंने कहा जुरासिक काल में क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड था ये भी टुकड़ों में टूटा और ये एक दूसरे से दूर हटे। जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका थे वो अलग होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। जब वो पश्चिम की ओर प्रभावित हुए तो बीच में जो पेंथालासा का पानी था वो उस क्षेत्र में आ गया और वहां पर अटलांटिक महासागर जो है उसका निर्माण हुआ। जब
ये जो है उत्तरी ध्रुव से महाद्वीप दूर हटे तो वहां पर उत्तरी ध्रुव सागर और आर्कटिक महासागर जो है उसका निर्माण हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की जो पश्चिम प्रवाह की गति थी उसमें कुछ शिथिलता आई और उस शिथिलता के कारण कुछ भाग जो था वो पीछे छूट गया। अटलांटिक महासागर में जो भाग पीछे छूट गया वो पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से द्वीप समूह का निर्माण हुआ। और ऐसे ही इन्होंने कहा कि जब जो भारत और अफ्रीका वाली जो प्लेट्स थी ये जब उत्तर की ओर सरक रहे थे और ऊपर से जो यूरेशिया वाला जो भाग था वो दक्षिण की ओर आने लगा, तो इन दोनों के बीच में जब ये पास आए तो जो तैथिस सागर था जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभक्त होने के कारण बीच में जो पानी आ गया था वो तैथिस सागर बना और उसमें दबाव पड़ा और तलछट उसमें जमा हुआ और उसकी वजह से अल्पाइन और हिमालयाज जो है उनका निर्माण हुआ। अब जैसे वैगनर महोदय जो है इन्होंने पर्वतीय निर्माण के बारे में इन्होंने बताया कि जो ये उत्तरी अमेरिका वाला और दक्षिणी अमेरिका जब ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप है वो सीमा के बने हुए हैं, सियाल के बने हुए हैं जो कि सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। लेकिन फिर वैगनर महोदय ने कहा कि सीमा द्वारा रुकावट उत्पन्न करने के कारण ये वाले जो भाग थे यहाँ पर रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में ये एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं जो है इनका निर्माण हुआ। और जो यूरोप वाला भाग था ये जब अफ्रीका वाला भाग उत्तर की ओर आया और यूरेशिया वाला भाग दक्षिण की ओर आया तो यहाँ पर तैथिस सागर में तलछट जमा हुआ और उसमें भिचाव हुआ और उसकी वजह से अल्पाइन और हिमालयाज जो है इनकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद वैगनर महोदय ने समुद्र द्वीपीय चापों के निर्माण के बारे में बताया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया समुद्र द्वीपीय चाप कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो उनकी गति में शिथिलता होने के कारण कुछ भाग जो था वो अटलांटिक महासागर में ही छूट गया और वो पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से उनका पश्चिम द्वीप समूह का इस प्रकार से निर्माण हुआ, अस्तित्व में आए। फिर वैगनर महोदय ने कार्बोनिफरस हिमानीकरण के बारे में बताया। वैगनर ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, इंडिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है, ये सारे जो महाद्वीप हैं दक्षिण महाद्वीप ये आपस में जुड़े हुए थे और उस भाग में हिमानीकरण का प्रभाव था जो कि इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा प्रमाणित किया है, बताया है। इस प्रकार वैगनर महोदय ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है वो दिया। लेकिन जब भी कोई सिद्धांत कोई भूगोलवेता देते हैं तो उनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। इसी प्रकार एल्फ्रेड वैगनर महोदय की भी कुछ भूगोलवेताओं ने आलोचना करी इनके सिद्धांत की। सबसे पहले तो कुछ भूगोलवेताओं ने कहा कि एल्फ्रेड वैगनर जो हैं इन्होंने एक वैज्ञानिक की भांति अपने सिद्धांत को प्रमाणित नहीं किया बल्कि एक वकील की भांति बस पक्ष में प्रमाण दे दिए। दूसरा, कुछ भूगोलवेताओं ने एल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत की आलोचना उनके द्वारा महाद्वीपों के प्रवाह के लिए प्रयुक्त बल के आधार पर किया। जैसा कि एल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि महाद्वीपों का जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह था वो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। लेकिन
विभिन्न भूगोलवेताओं ने बताया कि अगर महाद्वीपों का पश्चिमी प्रवाह ज्वारीय बल के कारण होता है तो वर्तमान में जितना चंद्रमा का ज्वारीय बल है उससे 90 अरब गुना अधिक ज्वारीय बल की आवश्यकता होगी महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पश्चिम दिशा में। और अगर इतना बल वास्तव में होता तो जो पृथ्वी का परिक्रमण है वो 1 वर्ष में ही रुक गया होता। फिर भूगोलवेताओं ने ये कहा कि एल्फ्रेड वेगनर ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है इसके तिथि के बारे में, समय और तिथि के बारे में अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला है। वेगनर महोदय ने कहा कि जो जिग्स ऑफ फिट की इन्होंने बात करी कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप के साथ जिग्स ऑफ फिट की तरह मिलाया जा सकता है और दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका के गिनी तक में मिलाया जा सकता है जिग्स ऑफ फिट के तहत। इसकी वजह से कुछ भूगोलवेताओं ने कहा कि अगर हम दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील को और अफ्रीका के गिनी के तट में मिलाते हैं जिग्स ऑफ फिट के तहत तो 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। आदि इस प्रकार से विभिन्न भूगोलवेताओं ने इनके सिद्धांत की आलोचना भी करी, किंतु उनकी आलोचना के बावजूद एल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है इसका महत्व कम नहीं होता है। एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत बहुत महत्व रखता है और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बाद एल्फ्रेड वेगनर के प्रवाह के सिद्धांत को पुनः महत्व मिला और इन्होंने इस दिशा में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित दिशा में, इनके प्रवाह से संबंधित दिशा में विभिन्न विचारकों को, भूगोलवेताओं को सोचने के लिए मजबूर किया और इस दृष्टि से इनका सिद्धांत जो है वो सबसे सराहनीय और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि आगे जाकर के 1930 में इनके सिद्धांत को अमान्य सिद्ध कर दिया गया। किंतु 1950 के बाद एल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को पुनः महत्व मिलने लगा और 1965 में रॉबर्ट डायट्स, 1966 में मैथ्यू ने कंप्यूटर मैप बनाया पृथ्वी का, जिससे इनके सिद्धांत को प्रमाणिकता मिली। जो महासागरों की तली है उनका जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि वो नवीन है, वो 135 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। महासागरों के मध्य में कटकों का पाया जाना और प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसके द्वारा भी एल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है उसको सही प्रमाणित किया गया और इस प्रकार से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के क्षेत्र में एल्फ्रेड वेगनर का जो कार्य है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। थैंक यू।